गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम कक्षा 9 विज्ञान खाद्य संसाधनों में सुधार चैप्टर हमारा स्टार्ट है कल से। वो उसको जो बचा हुआ टॉपिक है वो आज कवर करेंगे। कल हमने पशुपालन में उन्नति इसके चारों टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और मधुमक्खी पालन। जो कल हमने जो वीडियो अपलोड किया था कक्षा 9 और 10 का जो कॉमन वीडियो था वो ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है आपका। आज हम ऊपर वाला टॉपिक करेंगे, फसल उत्पादन में उन्नति। इसके आगे 3 सब भाग है। फसल की किस्मों में सुधार, दूसरा है फसल उत्पादन प्रबंधन, तीसरा है फसल सुरक्षा प्रबंधन। जो फसल उत्पादन प्रबंधन है उसको आगे 3 भागों में डिवाइड किया है। कैसे होता है? पोषक प्रबंधन किया जाता है, जैसे खाद वगैरह, उर्वरक वगैरह इसके अंदर आते हैं। इसके बाद सिंचाई के लिए है, फसल पैटर्न है, फसल का पैटर्न क्या होगा, कौन सी फसल कैसे बोई जाती है उसके बारे में। इसके बाद फसल की सुरक्षा, खरपतवार से फसल की कैसे सुरक्षा करनी है, अनाज का भंडारण कैसे करना है, निरोधक व नियंत्रण विधियां का उपयोग, यानी उसमें उसको भंडारण करने के लिए, अनाज को सुरक्षित रखने के लिए कौन कौन सी कैसी विधि उपयोग करनी है, इसके बारे में हम आपको आज डिटेल से बताएंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं फसल उत्पादन की उन्नति। इससे पहले आपको हम बता देते हैं, जो कक्षा 8 में आपने पढ़ा था उसको थोड़ा रिवाइज करा देते हैं। कक्षा 8 में आपने इसके बारे में एक तो ये पढ़ा था खरीफ की फसल, रबी की फसल, प्रोटीन विटामिन वगैरह इनके बारे में पढ़ा था। पहले करते हैं खरीफ की फसल क्या होता है। ऐसी फसल जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है, यानी जून से अक्टूबर नवंबर तक का इसका टाइम होता है। और इसके एग्जाम्पल के तौर पर अब जो हमने खेतों में बो रखी है, नरमा, कपास, गवार, मूंगफली आदि। अब बात करते हैं रबी की फसल की। रबी की फसल है वो शीत ऋतु में उगाई जाती है, यानी सर्दी की ऋतु में उगाई जाती है। इसका जो मेनली टाइम होता है वो नवंबर से लेकर अप्रैल तक का टाइम होता है। और इसमें एग्जाम्पल के रूप में गेहूं, जौ, चना, सरसों आदि। यह तो हम जानते हैं कि गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा तथा ज्वार जैसे अनाजों में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। कि गेहूं से, चावल से, मक्के से, बाजरे से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। याद रखना है। इसके बाद जो ऊर्जा के लिए जरूरी होता है, दालें जैसे चना, मटर, उड़द, मूंग, अरहर, मसूर से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। यानी जो भी जितने प्रकार की दालें हैं उससे हमें क्या मिलता है? प्रोटीन। प्रोटीन किससे हो गया? दालें, चना, मूंग, मसर, अरहर आदि से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट किससे प्राप्त होता है?
गेहूं, चावल, मक्का से हमें, बाजरा, ज्वार से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। किससे होता है? गेहूं, चावल, मक्का आदि से। तेल वाले बीज सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरंड, सरसों, अलसी तथा सूरजमुखी आदि से हमें क्या मिलती है? वसा। यानी तेलीय चीजों से हमें क्या मिलती है? वसा। तेलीय पदार्थों से हमें वसा प्राप्त होती है। इसमें दूध, घी भी आता है। सब्जियां, मसाले, फल से हमें विटामिन, खनिज, लवण मिलते हैं। कुछ मात्रा में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट भी प्रदान करते हैं। चारा वाली फसल जैसे बरसीम, जई अथवा सूडान घास का उत्पादन पशुधन के चारे के रूप में किया जाता है। और अब बात करते हैं फसल उत्पादन की उन्नति में। भारत में सन 1960 से सन 2004 में कृषि भूमि 25% वृद्धि देखी गई है, जबकि अन्न की पैदावार में 4 गुना वृद्धि हुई है। फसल उत्पादन में उन्नति कैसे हुई है? 1960 से लेकर 2004 तक जो कृषि भूमि है उसमें 25% वृद्धि हुई है, और जो हमारे अनाज की पैदावार है वो 4 गुना हो गई है। चार गुना वृद्धि हो गई है। 1960 से लेकर 2000 के बीच में जो कृषि भूमि है 25% इंक्रीमेंट की गई है। जो अनाज की पैदावार है वो 4 गुना हो गई है। ये कैसे संभव हुआ है? यदि हम कृषि भूमि में शामिल प्रणाली के विषय में सोचें तो उनके 3 चरणों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले बीज का चुनना, हमें बढ़िया किस्म के बीज को चुनना पड़ेगा। दूसरा फसल की उचित देखभाल करनी पड़ेगी। तीसरा खेतों में उगी फसल की सुरक्षा, कटी हुई फसल को हानि से बचाना। इस प्रकार फसल उत्पादन में सुधार की प्रक्रिया में प्रयुक्त गतिविधि में निम्न प्रमुख वर्गों में बांटा जा सकता है। वही इसके जो 3 भागों में हमने डिवाइड किया था, पहला था फसल की किस्मों में सुधार, दूसरा था फसल उत्पादन प्रबंधन, तीसरा था फसल सुरक्षा प्रबंधन। अब इनको बारी बारी से करते हैं। इसका पहला पार्ट जो करते हैं, फसल की किस्मों में सुधार। फसलों का उत्पादन अच्छा हो, यह कोशिश फसलों की किस्मों के चयन पर निर्भर करता है कि जो फसल का उत्पादन है, फसल के उत्पादन में बढ़ोतरी हो तो हमें कैसा बीज बोना है, कैसी किस्म की फसल बोनी है, उस पर निर्भर करता है। और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है, वो कितनी गर्मी सहन कर सकती है, वो फसल कितनी सर्दी सहन कर सकती है, कितने पानी की ज़रूरत है, उस पर डिपेंड करता है। इसके अंदर उच्च उत्पादन, प्रति एकड़ उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी हुई है, उन्नत किस्में हुई है, और प्रति एकड़ काफ़ी बढ़ोतरी हुई है।
अनाज की पैदावार में, सब्जियां हो चाहिए या पशुधन वगैरह में हो चाहिए, दूध वगैरह में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। और आजकल जो किस्में हैं, अलग अलग किस्मों, कई किस्मों को मिलाकर बढ़िया किस्में तैयार की जाती है। जहाँ पानी की कम मात्रा है वहाँ कम पानी वाली फसल स्पेशल संशोधित की जाती है, वहाँ उगाई जाती है। जहाँ सर्दी ज़्यादा है वहाँ सर्दी ज़्यादा सहन करने वाली फसल उगाई जाती है। जहाँ बारिश कम होती है वहाँ कम वाली, जहाँ बारिश ज़्यादा होती है ज़्यादा वाली फसल उगाई जाती है। अब बात करते हैं फसल उत्पादन प्रबंधन। अन्य कृषि प्रधान देशों में ही तरह हमारे देश में भी कृषि छोटे छोटे खेतों से लेकर बहुत बड़े बड़े फार्मों में की जाती है। इसलिए विभिन्न किसानों के पास भूमि, धन, सूचना तथा तकनीकी की उपलब्धता कम या अधिक होती है। संक्षिप्त में किसान को विभिन्न कृषि प्रणालियों तथा कृषि तकनीकों को अपनाने, धन या आर्थिक परिस्थितियों में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। योगदान, उच्च निवेश फसल उत्पादन में सहसंबंध है। इस प्रकार किसान की लागत क्षमता फसल तंत्र तथा उत्पादन प्रणालियों का निर्धारण करती है। अतः उत्पादन प्रणालियां भी अलग अलग स्तर की हो सकती है। बिना लागत उत्पादन, अल्प लागत उत्पादन, अधिक लागत उत्पादन प्रणालियां सम्मिलित है। अब इसे आगे 3 सब डिवाइड भागों में बांटा जाता है। पहला है पोषक प्रबंधन, दूसरा है सिंचाई, तीसरा है फसल पैटर्न। अब बात करते हैं सबसे पहले पोषक प्रबंधन की। जिस प्रकार हमें विकास, वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पौधों को वृद्धि के लिए पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार हमें वृद्धि और बढ़ने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पौधों को क्या होती है, पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। वो पोषक तत्व मिलते कहाँ से है? खाद और उर्वरक द्वारा। खाद सबसे पहले बात करते हैं खाद की। खाद होती क्या है? जो पशुओं के गोबर से, पेड़ पौधों की पत्तियों से मिलाकर जो खाद बनाई जाती है वही खाद होती है। और इसमें क्या है, जो पोषक तत्व की मात्रा अधिक होती है। उर्वरक में क्या होता है, उर्वरक फैक्ट्रियों में बनाई जाती है और इसमें पोषक तत्वों की मात्रा खाद के मुकाबले कम होती है। खाद सस्ती होती है, उर्वरक महंगी होती है। और खाद खेतों में नुकसान नहीं करती। उर्वरक अगर ज़्यादा मात्रा में उपयोग करेंगे तो भूमि के लिए नुकसान करेगी। अब इसमें बात आती है खाद के अंदर हरी खाद की। हरी खाद भी आपने सुना होगा।
कई बार किसान क्या करते हैं, कई फसलें उगाते हैं, सिर्फ खाद के लिए उगाते हैं, उसको कुछ समय के बाद क्या करते हैं, जमीन में बुआई करके वापस मिला देते हैं, उसे बोलते हैं हरी खाद। अब इसमें पोषक तत्व के अंदर बात आती है, एक होता है बृहत मात्रक पोषक तत्व, एक होता है सूक्ष्म मात्रक पोषक तत्व। हवा से कार्बन तथा ऑक्सीजन, पानी से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन एवं शेष 13 पोषक पदार्थ मिट्टी से प्राप्त होते हैं। इन 13 पोषक में से 6 की अधिक मात्रा चाहिए, इसलिए इन्हें बृहत पोषक तत्व कहते हैं। ऐसे पोषक तत्व जिनकी मात्रा बहुत ज़्यादा चाहिए वो क्या होते हैं, बृहत मात्रक पोषक तत्व। और कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो नाम मात्र चाहिए, वो कौन से होते हैं, सूक्ष्म मात्रक पोषक तत्व। अब इसकी बात करते हैं सिंचाई की। फसल को पनपने के लिए पानी की जरूरत होती है, जो फसल को पानी दिया जाता है वही सिंचाई कहलाती है। और सिंचाई के स्रोत की बात करें तो कुओं द्वारा, कुएं, नहरें, तालाब, इनके द्वारा क्या है, सिंचाइयाँ होती है। कुओं में क्या होता है, विद्युत पंप या डीजल पंप की सहायता से जो जमीनी स्तर का जो पानी है वो उठाया जाता है कुओं के माध्यम से। नहरें पीछे से डैम वगैरह, बांध वगैरह से आती है, वहाँ से अलग अलग सब डिवाइड करके खेतों तक इससे पानी पहुँचाया जाता है। तालाब, कई जगह तालाब में से भी पानी उठाया जाता है, बारिश का पानी इकट्ठा कर लिया जाता है, बाद में उसको यूज कर लिया जाता है। अब बात करते हैं फसल पैटर्न की। फसल पैटर्न का मतलब है अधिक लाभ पाने के लिए फसल उगाने के लिए विभिन्न विधियों का उपयोग किया जाता है। मिश्रित फसल में 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ खेत में उगाया जाता है। यानी फसल पैटर्न का मतलब है एक फसल के साथ और फसलें भी उगाई जाती है। जैसे इसने दे रखा है गेहूं चना, गेहूं सरसों, चना सरसों, मूंगफली सूर्यमुखी, इन 2 फसलों को हम 2-2 उगा सकते हैं। ऐसा करने के लिए नुकसान होने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि फसल के नष्ट हो जाने पर भी फसल उत्पादन की उम्मीद बनी रहती है। मान लो एक फसल में कोई रोग आ गया तो दूसरी फसल तो हो जाएगी। और इन फसलों का चयन करते समय ये ध्यान रखा जाता है कि दोनों फसलें, जैसे सरसों प्लस चना उगा रहे हैं तो चने को अलग पोषक तत्व चाहिए, सरसों को अलग, ताकि वो जमीन से अपना अपना अलग पोषक तत्व ले सके। ऐसी फसलों को उगाया जाता है। अगर सेम पोषक तत्व वाली उगा देंगे तो दोनों फसल भी कमजोर हो जाएगी। और फसल पैटर्न में क्या किया जाता है, एक चीज और की जाती है, फसल जैसे हर साल फसल बोई जाती है उसको बदल बदल कर बोया जाए तो अच्छा रहेगा। जैसे एक साल गेहूं की फसल बो दी, उसके बाद उसकी जगह अगले साल ग्वार की फसल बो दी, नरमा उगा दिया, अगले साल उसकी जगह ग्वार उगा दिया, और जैसे गेहूं की जगह सरसों उगा दी। इस प्रकार अगर फसल बदलते रहेंगे तो हमारी जो जमीन है उसके पोषक तत्व बने रहेंगे और हमारी पैदावार भी अधिक होगी।
अब बात करते हैं, इसका लास्ट टॉपिक है फसल सुरक्षा प्रबंधन। इनको भी आगे खरपतवार, अनाज का भंडारण, निरोधक व नियंत्रण विधियों का उपयोग, सबसे पहले फसल सुरक्षा में हम खरपतवार की बात करते हैं। फसल की सुरक्षा कैसे की जाती है? खरपतवार होती क्या है ये पता होना चाहिए। खरपतवार जब फसल को बोया जाता है उसके साथ अनचाहे पौधे उग जाते हैं, अवांछित पौधे उग जाते हैं। वो क्या करते हैं, फसल को जब जो हम पोषक तत्व देते हैं वो ये आपस में बांट लेते हैं और फसल को वो जो पोषक तत्व है उचित मात्रा में मिल नहीं पाते, तो क्या होती है, फसल पनप नहीं पाती, फसल को नुकसान होता है। इसको निकालने के भी, इसको खेत से निकालना भी पड़ता है, यानी इसको निराई गुड़ाई द्वारा इसको निकालना पड़ता है। और कई बार इसको खरपतवार नाशी की भी यूज करनी पड़ती है, दवाइयाँ वगैरह। स्प्रे वगैरह करके इनको निकालना पड़ता है खेतों से। अब बात करते हैं अनाज का भंडारण की। जो हम खेतों में जो अनाज निकालने के बाद घर लेके आते हैं उसको काफ़ी दिनों तक यूज करना होता है, इसके लिए इसका भंडारण करना भी ज़रूरी है। घर में क्या करते हैं, टंकी वगैरह बोरियां वगैरह में रख देते हैं, लेकिन सीधा नहीं रखा जाता, कीट जो पतंगों वगैरह से बचाया जाता है। उसमें क्या है, नीम की पत्तियां वगैरह डाली जाती है, कुछ दवाइयां वगैरह डाली जाती है ताकि वो उनसे सुरक्षित रह सके। और बड़े बड़े भंडारघरों में भी इसको सुरक्षित रखा जाता है। इसके बाद बात आती है निरोधक एवं नियंत्रण विधियों का उपयोग। अनाज का भंडारण करने से पहले निरोधक तथा नियंत्रण विधियों का उपयोग किया जाता है। इन विधियों के भंडारण से पहले उत्पाद को नियंत्रित करके अच्छी तरह से सफाई करके तथा सुखाना सूर्य के प्रकाश में और फिर छाया में चाहिए, तथा धूमक का उपयोग करना चाहिए जिससे पीड़कनाशक खत्म हो सके, पीड़क यानी कीट वगैरह खत्म हो सके। हमें क्या करना है, जो अनाज हम खेतों से लाते हैं उसमें नमी होती है, उस नमी को दूर करने के लिए हमें धूप वगैरह में सुखाना पड़ता है, फिर छाया में सुखाना पड़ता है, फिर दवाइयाँ वगैरह डालकर उसको भंडारित किया जाता है। ये आपका जो खाद्य संसाधनों में सुधार है पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।